Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sayyid Mirajul Haq, lecturer of Physics, Government Degree Science and Commerce, Boys College, Buffer Zone. आज का लेक्चर प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसी की कंटिन्यूएशन है। इसका लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर सिंध गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तलबा की सहूलत के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो अपने घरों पर बैठ के एक अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेशन इन सर्किट या पावर लॉस इन अ सर्किट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि आमतौर पर वो तमाम अशिया जो करंट के रास्ते में रुकावट पेश करती हैं उन्हें रेजिस्टर्स का नाम देते हैं। मसलन एक घर के अंदर या किसी जगह पर जहाँ सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद है वहाँ मुख्तलिफ अप्लायंसेस, फैन, बल्ब, फ्रिज, टीवी, ये सब तमाम चीज़ें करंट के रास्ते में एज ए रेजिस्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं और ये एनर्जी को यूज़ करती हैं जिसकी वजह से करंट के फ्लो में रुकावट आती है। आमतौर पर रेजिस्टर्स को हम दो कॉम्बिनेशन के अंदर सर्किट्स में ज्वाइन करते हैं। एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर करंट को गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि दूसरा हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जिसमें करंट को गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन को बहुत सादा लफ्जों में हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर तमाम अशिया, तमाम रेजिस्टर्स को कुछ इस तरह ज्वाइन कर दिया जाए बैटरी के साथ सर्किट में कि करंट को गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा हो, एक ज़्यादा रास्ता ना हो, तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स इन विच देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो द करंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें तमाम के अंदर करंट सेम रहेगा क्योंकि एक ही रास्ता है, सबके पास जो सप्लाई करंट की आ रही है वो सबसे सेम जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि हर एक के अंदर रेजिस्टर से पास होते हुए वोल्टेज चेंज होता जाएगा और सेम नहीं रहेगा। अब एक सवाल ध्यान में आता है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया जाए तो बहुत सारे सीरीज में लगने के बाद इनका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में क्या होगी, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हमने सपोज कर लिया हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। हमने इन्हें एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दो बातें ख्याल रखना है, एक ये कि करंट सेम रहेगा और दूसरा ये कि हर एक का वोल्टेज मे और मे नॉट बी सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का V2 और R3 का V3, और जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो टोटल वोल्टेज V है, लेकिन करंट तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो कंडीशंस को अप्लाई किया, सेम करंट एंड सेम वोल्टेज, सॉरी डिफरेंट वोल्टेज। सो सबसे पहले जो करंट होगा I, वो I1, I2, I3 तीनों के लिए सेम होगा, I रहेगा। इसके मुकाबले में हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज जो होगा वो हर एक का मुख्तलिफ रहेगा, लेकिन इनका ओवरऑल सम जो है, जो टोटल है, वो V के बराबर, यानी जो बैटरी का वोल्टेज था उसके बराबर ही रहेगा। अब फर्ज कर लेते हैं हमने इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा था, इन तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टर बनाया RE और इसको हमने बैटरी V से ही ज्वाइन कर दिया।
तो करंट तो इसका सेम रहेगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि पहले भी करंट आई आ रहा था, अब भी करंट आई ही रहेगा। लेकिन अब वोल्टेज जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टोटल V हो जाएगा। ऐसी हालत में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू आई आर ई क्यू। आर ई क्यू बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का साइन है। इसी तरह V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री हो जाएगा। अगर इन सब को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आई आर ई क्यू इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में जैसे आपको पता है कि हमने देखा था I1 I2 I3 तीनों सेम थे, तो ये I और I आ जाएगा, कॉमन I आएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम यहाँ देख सकते हैं वो बराबर आ रही है, तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के सम के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगी। अगेन, जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इन तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कह रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब करंट एक पॉइंट पर पहुंचता है फर्स्ट टर्मिनल पर, तो पहुंचने के बाद इसे तीन रास्ते मिल रहे हैं, एक से ज्यादा रास्ते, और करंट डिवाइड हो जाता है, दूसरे रास्तों से जा रहा है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स इन विच देयर आर मोर देन वन पाथ टू फ्लो द करंट, इसमें करंट को गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते हो, इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अगेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इसको ड्राइव करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3। ये तीनों के तीनों हमने एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। क्योंकि तमाम के तमाम रेजिस्टर सिर्फ दो पॉइंट के दरमियान जुड़े हुए हैं, तो जो वोल्टेज R1 का होगा वही R2 और वही R3 के लिए सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट पर आके करंट डिवाइड हो रहा है तो इसलिए I1 I2 I3 ये करंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट हो जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज तमाम रेजिस्टर्स का डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे भी वही दो कंडीशन है, सेम वोल्टेज एंड डिफरेंट करंट। सेम वोल्टेज V1 V2 V3 तीनों का सेम रहेगा तो V के इक्वल होगा, जबकि डिफरेंट करंट जो है, अगर ये करंट जो I1 I2 I3 जाकर जब वापस एक पॉइंट पर आएगा तो टोटल करंट जो हमारे पास आएगा वो I आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट करंट होगा हमारे पास। अगर हम इन तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टर बना दें REQ या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम देख सकते हैं कि जो करंट यहाँ वोल्टेज तो वही V रहेगा, लेकिन जो करंट I आ रहा था वो एक की वजह से टोटल करंट क्या होगा, I के इक्वल होगा। So by according to Ohm's law, I is equal to V upon REQ, I1 is equal to V1 upon R1, I2 is equal to V2 upon R2 और I3 is equal to V3 upon R3। ये हमने वहीं V is equal to IR के फॉर्मूले से ड्राइव कर लिया। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया है, जो इक्वेशन 2 थी, और इक्वेशन 2 में रखने के बाद इक्वेशन 1 में V1 V2 V3 क्योंकि V के इक्वल थे, यहाँ से V कॉमन आ गया। जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ रही है, दैट फाइनल इक्वेशन shows that the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each individual resistance। Again, equivalent resistance का जो reciprocal है 1 upon REQ, that is the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each individual resistance। डेफिनेटली ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी रेसिप्रोकल Z हो रहा है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ये तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेस होगी, कम होगी।
यहीं से एक बात सामने आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ों को तरतीब से लगा दिया, सीरीज में लगाया जाए, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लोड बढ़ जाएगा और सिस्टम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर सिस्टम को पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर रखा जाए, अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ज्वाइन किया जाए, तो लोड कम से कम आएगा और सिस्टम के ऊपर, सर्किट के ऊपर लोड कम होगा, प्रेशर कम आएगा। इसीलिए आमतौर पर घरों में या कारखानों में या फैक्ट्रियों में जो सिस्टम है, जो सर्किट है, वो पैरेलल लगाया जाता है। जहां तक ज़रूरत होती है, ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही ज्वाइन किया जाए। तो हमने यहाँ पे दो बातें समझी इस टॉपिक के अंदर। एक तो ये कि कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को आमतौर पे ज्वाइन करते हैं, रेजिस्टर्स को सर्किट में कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा सकता है। दो कॉम्बिनेशन है, एक का नाम सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरे का नाम पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टर्स में से करंट गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को गुजरने का एक से ज़्यादा रास्ता। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स और पावर लॉस इन अ सर्किट। देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है जो सब ही समझ सकते हैं। जब करंट किसी सर्किट में से पास होगा तो पास होते हुए रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा, जब भी तो गुजरेगा। रेजिस्टेंस मींस जो एटम्स हैं उनसे टकराता हुआ आगे जा रहा है, तो अपनी एनर्जी ड्रॉप करेगा। ये जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है पर यूनिट टाइम, या ज़्यादा बेहतर अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा। वर्क से मुराद ये है कि रेजिस्टेंस को हटाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके, करंट मूव कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट टाइम के अंदर करंट गुजरते हुए रेजिस्टर पे कितना या रेजिस्टेंस पे कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर और पावर लॉस इन अ circuit. When current passing through a resistor lost some of its electrical energy as heat energy. This loss of energy per unit time is called power dissipation in a circuit. मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती, रोकती है। तो करंट को गुजरने के लिए, चार्ज को गुजरने के लिए ज़रूरी है कि वो रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा, टकरा कर एनर्जी देगा, कुछ वर्क करेगा और रास्ता बनाएगा ताकि आगे जा सके। ये जो एनर्जी का लॉस है ये इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होगा। इसी को हमने पावर डिसिपेशन इन अ सर्किट या पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स का। हम जैसा कि जानते हैं, अगर मालूम करना चाहें कि कितना पावर डिसिपेशन या पावर लॉस कितना सर्किट में हो रहा है, तो हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पावर एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है। सपोज कर लेते हैं क्यू चार्ज पास हुआ किसी रेजिस्टर से इन t सेकंड के अंदर, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस इट्स एंड। उस वक्त हमने कितना v वोल्ट। तो अब यहाँ हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। ये बात तो सबको पता है कि वर्क वोल्टेज इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन ऑन क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, ये वी क्यू हो जाएगा, और टोटल वर्क डन जो हमारे पास आ जाएगा यानी कितना हो गया वी क्यू। टाइम क्या है हमारे पास t है। अगर ये हम वर्क डन की जगह पे प्लेस कर दें तो वी क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बराबर है करंट के, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू आई वी। जैसा कि ओम्स लॉ के तहत हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर V की जगह पर V को रिप्लेस कर दिया जाए आई आर से, तो इक्वेशन होगी आई आर इंटू आई स्क्वायर आर। और इसी तरह अगर I की जगह पर V अपॉन आर रख दिया जाए तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल होगा तो V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट
लॉस ऑफ एनर्जी या पावर लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि टोटल पावर लॉस जो है किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना हुआ। अगर हमें किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पावर लॉस मालूम करना हो तो हम P = I²R का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आसानी से हम पावर लॉस मालूम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर। पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है और यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट वॉट है। 1 watt पावर इज कंज्यूम व्हेन 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम होगी तो पावर जो हमारे पास होगा वो 1 watt होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू P × T और ये होगा वॉट × सेकेंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वॉट × सेकेंड और फॉर्मूला P × T होगा। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है जो आमतौर पर हम जिसका बिल पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो हमारे घरों में बिल आ रहा होता है, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो 1 kWh है और 1 kWh जो है वो 33.6 × 5 जूल के बराबर होता है। सो 3.6 × 6 जूल के इक्वल होगा। 3.6 × 6 जूल के इक्वल होगा 1 किलोवाट। फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। एक बात समझ में आ गई होगी कि जब करंट किसी वायर में से किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस वर्क करता है और अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि वायर में करंट कंसेक्यूटिवली कॉन्स्टेंटली चलता रहे, उसकी एनर्जी जो लॉस हो रही है वो ओवरकम होती रहे और वो चलता रहे, तो हमें लाजमी कंडक्टर को वायर को किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना पड़ेगा। ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। और इस सोर्स ऑफ ईएमएफ की जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं ख्याल में अपनी बात समझा पा रहा हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। जब किसी वायर में से करंट पास होगा तो गुजरते हुए ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा और जब ये वर्क करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। इस लॉस ऑफ एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, पूरा करने के लिए हम वायर को, कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उस लॉस ऑफ एनर्जी को पूरा करेगा और चार्ज को मुसलसल कंटिन्यूसली सेम एनर्जी के साथ ट्रांसफर करता रहेगा। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम एटम, इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी एनर्जी खर्च कर चुके हैं, जब बैटरी के पास पहुंचते हैं तो बैटरी उनको एनर्जी देती है और वो दोबारा दौड़ना शुरू कर देते हैं। सो बैटरी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम कर रहे होते हैं। यहां हमने कुछ डेफिनेशंस डिफरेंट मेंशन की हैं। To sustain a current in a conductor, some source is needed so that it could continuously supply power equal to that which is dissipated as heat in the resistor. The strength of such source is known as electromotive force. वही बात है जो मैंने आपको भी समझाया कि जब करंट पास होगा, रेजिस्टेंस पे वर्क होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर देंगे। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसे हम सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास ये भी कही जा सकती है। इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैटरी। इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू इट। जब किसी बैटरी में से कोई करंट पास ना हो रहा, उस वक्त जो भी अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैटरी वोल्टेज होगा उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सोर्स ऑफ ईएमएफ का नाम देंगे। आखिरी डेफिनेशन
और थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन डिफाइन द टोटल वर्क डन पर कूलम चार्ज। आसान सी बात है कि एक कूलम चार्ज के ऊपर बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ टोटल कितना वर्क कर रहा है, उसको हम दरअसल ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। द ईएमएफ इज द टोटल वर्क डन per coulomb charge by the battery is called electromotive force. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि इसके हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो ज़रूर उसको आप भेजें मेरे पास। इसी वीडियो के साथ कनेक्ट कर दें और फिर मैं आपसे मज़ीद फर्दर इसके बारे में, इन रीजंस के बारे में डिस्कस कर सकूँगा जब आपके क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए हम यहाँ पर दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अक्सर ये सवाल पेपर में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, दो बातें हैं। जब किसी सर्किट को हम देखते हैं तो एक तो बैटरी है और बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि बहुत कम लेकिन होती है। साथ ही साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बाहर लगी हुई है। सपोज कर लेते हैं कि एक ईएमएफ के सोर्स को जो आई करंट ड्रॉ कर रहा है थ्रू द रेजिस्टर आर। As the source having internal resistance small r, therefore the potential difference across the terminal of the source will become, जो सोर्स के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज होगा वो बेसिकली, अगर आप समझना चाहें, समझ सकें तो ए और सी के दरमियान, जो ए और सी के दरमियान वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज दरअसल E माइनस आई आर, यानी टोटल वोल्टेज जो E था उसमें से R को माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं आई आर को। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है E इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर और E इज इक्वल टू VT प्लस आई आर। मैं दोबारा समझा दूं, हमने जो टोटल वोल्टेज जो बैटरी कनेक्ट की थी वो E वोल्ट की, लेकिन बैटरी की अपनी भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कुछ एनर्जी वहां पर भी खर्च हो रही है। सपोज दैट इज I टाइम्स स्मॉल r। बाकी जो है वो E और D के दरमियान हमारे पास आ रहा है। ये जो वोल्टेज इस वक्त E और D के ऊपर है वही वोल्टेज इस वक्त कहां पर होगा, A और C के दरमियान। ये वोल्टेज, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, VT या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे रहे हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये E से कम होगा क्योंकि कुछ एनर्जी जो है बैटरी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस पर खर्च कर रही है। कुछ वोल्टेज खर्च हो रहा है कहां पर, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो टोटल में से इंटरनल रेजिस्टेंस के वोल्टेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और E is equal to VT plus IR आ जाएगा। The terminal potential difference is always less than the EMF of a source because of some voltage drop across the internal resistance of the battery. So, यहाँ हम अपने चैप्टर का भी और अपने आज के टॉपिक का, इस लेक्चर का भी इख्तिताम करते हैं। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँगा। फिर भी कुछ सवालों के जवाब जहन में रह रहे हैं, उन सवालों को ख़त्म नहीं होने दें। कोशिश करें कि उन सवालों को लिखें और मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। इसके अलावा बुक एक बहुत अहम सोर्स है, बुक को ज़रूर पढ़िए। इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर, दोनों लेक्चर्स को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर देखिए और बार बार रिपीट करने से, सिर्फ देखने सुनने से आप लोगों को इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर
मैं किसी और टॉपिक को उठाऊंगा। चैप्टर सेकेंड डे का ही होगा, लेकिन किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।